गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसके पहले अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था कूलाम का नियम। अब आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीडिंग शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा मैग्नेट। अगर हमारे पास कोई मैग्नेट है तो सबको पता है मैग्नेट हमेशा एक लोहे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर हम कोई भी लोहा मैग्नेट के पास लाएं तो वो हमेशा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा उसको अपनी तरफ। लेकिन अगर आप इस लोहे को मैग्नेट से दूर कर दें तो आपको पता होगा कि मैग्नेट थोड़ा सा कम अट्रैक्ट करेगा। थोड़ा और दूर कर दें तो मैग्नेट थोड़ा और कम अट्रैक्ट करेगा। अगर हम सेम ऐसे ही डिस्टेंस को बढ़ाते जाएं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये मैग्नेट इस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स अप्लाई ही नहीं कर पाएगा। इससे क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा मैग्नेट है वो किसी दूसरे वस्तु पे एक निश्चित दूरी तक ही अपने फोर्स को अप्लाई कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। सेम ऐसे ही जब हम बात करते हैं दो चार्जेस की, मान लेते हैं हमारे पास एक कोई चार्ज है कैपिटल Q और एक कोई चार्ज है स्मॉल q। तो होता क्या है, जब भी कभी दो चार्ज एक दूसरे के पास आते हैं तो आप लोगों को पता है कि इन दोनों में भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स जब लगेगा तो जाहिर सी बात है अगर हम इसको दूर करते जाएं किसी एक आवेश को तो इन पे लगने वाला जो फोर्स होगा उसका मान भी क्या होगा, कम होगा। और अगर बहुत दूर कर दें तो एक समय ऐसा भी आएगा कि ये आवेश दूसरे आवेश पे बल लगा नहीं पाएगा। इसका मतलब ये आवेश भी अपने चारों ओर कुछ निश्चित एरिया तक ही फोर्स लगा सकता है, कुछ निश्चित जगह तक ही फोर्स लगा सकता है। तो देखिए, कोई भी आवेश या आवेश समुदाय, कोई भी आवेश या आवेश समुदाय अपने चारों तरफ जितनी दूरी तक किसी दूसरे आवेश पर अपना प्रभाव लगा सकता है या अपना बल आरोपित कर सकता है, उस पूरे जगह को हम कहते हैं, उस आवेश का विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं तो आप क्या बोलेंगे? द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड ए चार्ज इन विच अदर चार्जेस एक्सपीरियंस इट्स इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस। हिंदी में इसको मतलब समझते हैं हम लोग। विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के, विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें कोई अन्य आवेश उसके विद्युत प्रभाव का अनुभव करते हैं। वही चीज़ मैंने अभी आपको समझाया। अगर हमारे पास कोई एक आवेश है प्लस Q और हम मान लें उसका विद्युत क्षेत्र इतना है, यानी वो अपना जो प्रभाव है वो सिर्फ इतने ही एरिया में लगा सकता है। तो अगर कोई दूसरा एक आवेश आ जाए Q तो ये आवेश इस एरिया के बाहर अपने प्रभाव को आरोपित नहीं कर सकता है। यही आवेश जब इसके अंदर आ जाएगा तब ये आवेश इस पे अपना प्रभाव या अपना विद्युत बल लगा सकता है। तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा? इस आवेश के चारों ओर का वह जगह, वह एरिया जहाँ तक वो किसी दूसरे पे अपने प्रभाव को आरोपित कर पा रहा है,
उस पूरे एरिया को हम लोग बोलेंगे इस आवेश का विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए नेचर में जितने भी आवेश होते हैं उन सभी का अपना कोई न कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही आवेश का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सभी का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो देखिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हम लोग ध्यान देते हैं, कुछ पॉइंट। देखिए पहला पॉइंट क्या है, बिना विद्युत क्षेत्र के कोई भी विद्युतीय अंतरक्रिया, बिना विद्युत क्षेत्र के कोई भी विद्युतीय अंतरक्रिया, इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन संभव ही नहीं है। यही विद्युत क्षेत्र का महत्व है। देखिए विद्युत क्षेत्र का महत्व क्या है, बिना विद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो आवेशों के बीच कोई भी क्रिया या इंटरेक्शन संभव ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास कोई दो चार्ज है तो उनके बीच में जो बल लगता है या जो भी इनके बीच में क्रिया होता है, इंटरेक्शन होता है, वो विद्युत क्षेत्र के कारण ही होता है। अगर विद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो इनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा, ना ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, ना अट्रैक्शन करेंगे, ना रिपेल करेंगे। अगला पॉइंट है, विद्युत क्षेत्र का प्रसार प्रकाश की गति से होता है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को स्रोत आवेश से r दूरी पर पहुंचने में r/c समय लगेगा। इसका क्या मतलब है, तो देखिए इसका मतलब है, अगर हम मान लो कोई आवेश हमारे पास यहाँ है तो सबको पता हर आवेश का अपना एक विद्युत क्षेत्र होगा। अब अगर ये आवेश है तो इस आवेश का भी तो अपना विद्युत क्षेत्र होगा चारों तरफ। अब मान लो अगर ये आवेश मूव कर रहा है, मान लो यहाँ से आवेश पहुँच गया, मूव करते करते इस जगह पे पहुँच गया, तो इसका विद्युत क्षेत्र भी तो मूव करेगा। तो इसके विद्युत क्षेत्र को पहुँचने में कितना टाइम लगेगा किसी जगह पे, ये लगेगा प्रकाश के चाल, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आवेश को यहाँ से यहाँ जाने में कोई भी टाइम लग सकता है, कोई भी स्पीड हो, लेकिन उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा जब भी वो एक्सपेंड होगा, विस्तृत होगा, तो इसका स्पीड कितना होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी प्रकाश की चाल के इक्वल होगा। देखिए लेकिन ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पीड ये होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड विस्तृत होगा उसका ये स्पीड है, ना कि इस चार्ज का। अगला पॉइंट ध्यान देते हैं, और देखिए विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को स्रोत से r दूरी पर पहुंचने में r/c समय लगेगा। तो अब ये कैसे पता चला कि हमें r/c समय लगेगा, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है, समय बराबर फार्मूला होता है दूरी अपान डिस्टेंस अपान स्पीड। तो डिस्टेंस कितना, स्मॉल r, स्पीड c, तो आ जाएगा r/c। अगर कोई आवेश r दूरी पे रखा है कोई दूसरा चार्ज, तो उस चार्ज पर, जैसे मान लेते हैं हम लोग, हमारे पास कोई एक चार्ज है Q1, यहाँ पे कोई एक चार्ज है Q2, तो इस चार्ज का जो प्रभाव होगा, मान लेते हैं इनके बीच की दूरी स्मॉल r है, तो इस चार्ज का जो प्रभाव है उस असर को इस तक पहुंचने में जो समय लगेगा वो टाइम कितना होगा, t इक्वल टाइम बराबर हो जाएगा दूरी, दोनों के बीच दूरी कितना है, स्मॉल r, बटे हो जाएगा आपका चाल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की चाल कितनी होती है, c के बराबर, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, तो हो जाएगा t इक्वल टू r/c। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, किसी आवेश पर
विद्युत बल अन्य आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र द्वारा आरोपित होता है, स्वयं द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र से नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर कोई आवेश Q है तो वो क्या करेगा, अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो इसका जो विद्युत क्षेत्र है ये दूसरे आवेश पे तो फोर्स अप्लाई कर सकता है, लेकिन अपने खुद के ऊपर ये कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। ये इसका विद्युत क्षेत्र सिर्फ दूसरे के ऊपर ही फोर्स अप्लाई कर सकता है, अपने ऊपर नहीं। और देखिए अगला पॉइंट, विद्युत क्षेत्र जो होता है ये एक सदिश राशि है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक सदिश राशि है और आप लोगों को पता है कि सदिशों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है और वो सदिशों के योग नियम का पालन भी करते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं सदिशों को व्यक्त करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो होता है आपका परिमाण, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। दूसरा आपका है डायरेक्शन, दिशा। तो विद्युत क्षेत्र को हम लोग पढ़ने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो उसका परिमाण, किसी स्थान पे या किसी बिंदु पे उसका मैग्नीट्यूड कितना है। दूसरा हम लोगों को चाहिए उसका डायरेक्शन। तो देखिए विद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत बल रेखा। तो डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम क्या है आपका, विद्युत बल रेखा। आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है विद्युत बल रेखा। देख सकते हैं। और परिमाण को पता करने के लिए हम लोग जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे उसका नाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ देखिए दो कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट आपका आ रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि क्या बताएगा, वो बताएगा कि विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना है, किसी बिंदु पे उसका मैग्नीट्यूड कितना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताएगा कि परिमाण कितना है। और विद्युत बल रेखाएं वो क्या बताएंगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएंगी। तो चलिए हम लोग अब समझते हैं कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। जो देखिए विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, तो देखिए यहाँ लिखा है विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे निष्कोण वक्र रेखाएं हैं जिन पर विद्युत क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र व पृथक्कृत यानी कि आइसोलेटेड धन परीक्षण आवेश गति करता है। तो अब सबसे पहले आप लोग समझिए धन परीक्षण आवेश होता क्या है, पहले ये समझिए फिर मैं डिफिनीशन पे आता हूँ। देखिए परीक्षण आवेश, इसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल चार्ज, एक अति सूक्ष्म आवेश होता है। ये एक बहुत ही छोटा आवेश होता है जो स्रोत आवेश किसे बोलेंगे, जिसका विद्युत क्षेत्र है या जो भी आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं स्रोत आवेश, के विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है। यानी ये परीक्षण आवेश एक ऐसा आवेश होगा जो जिस भी विद्युत क्षेत्र में जाएगा कभी भी उसके विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करेगा। अब आते हैं परिभाषा पे, डिफिनीशन देखते हैं हम लोग क्या है इसका। तो देखिए विद्युत बल रेखाएं ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे निष्कोण वक्र रेखाएं। निष्कोण का मतलब जो कोण ना बनाए, ऐसी रेखाएं जो कोण ना बनाए, निष्कोण। वक्र रेखाएं मुड़ी हुई रेखाएं हैं जिन पर विद्युत क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र व पृथक्कृत धन परीक्षण आवेश गति करता है। समझते हैं इसको। मान लेते हैं हमारे पास एक यहाँ चार्ज है,
ये पूरा इसका विद्युत क्षेत्र है। अब अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा परीक्षण आवेश Q0 रख दें तो जाहिर सी बात है ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये क्या होगा, ये इस पे अपना फोर्स अप्लाई करेगा और उस फोर्स के कारण ये आवेश किसी एक निश्चित दिशा में गति करेगा। तो जिस दिशा में ये गति करेगा उस पथ को दर्शाने के लिए हम लोग जिन चीज़ों का यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, विद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये हमें बताता है कि ये परीक्षण आवेश किस दिशा में जाएगा। अगर हम यहाँ रख देंगे तो इधर जाएगा, यहाँ पे रख देंगे तो इस साइड में जाएगा, यहाँ पे अगर रखेंगे तो इस साइड में जाएगा। तो ये बता रहा है कि परीक्षण आवेश अगर हम लोग रखेंगे तो किस डायरेक्शन में जाएगा। आगे देखते हैं। तो अब देखिए इसकी दो विशेषताएं होती हैं, विद्युत बल रेखाओं की दो विशेषताएं होती हैं। पहला विशेषता देखिए, अगर हमें कहीं पे विद्युत बल रेखा दिया गया हो विद्युत क्षेत्र में, पहला चीज़ तो क्या है, विद्युत बल रेखा दिखाता है, विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। आप लोग पता होगा कि अगर कहीं पे विद्युत क्षेत्र है तो हम लोग उसको किससे प्रदर्शित करेंगे, विद्युत बल रेखाओं से। अब इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है, तो देखिए ध्यान देने वाली जो बात है, मान लेते हैं हमारे पास ये कोई विद्युत बल रेखा है, ये कोई विद्युत बल रेखा है। इस विद्युत बल रेखा के प्रत्येक बिंदु पे, मान लो कोई बिंदु यहाँ ले लेते हैं A है, कोई बिंदु यहाँ ले लेते हैं B है, कोई बिंदु यहाँ ले लिए C है। अगर इस बिंदु पे हम कोई स्पर्श रेखा खींचें तो ये जो स्पर्श रेखा होगा ये हमें बताएगा कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है। ये हमको बता रहा है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा इस डायरेक्शन में है, ये बता रहा है हमको विद्युत क्षेत्र यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, और ये पॉइंट हमको बताएगा कि विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है। तो विद्युत क्षेत्र पढ़ने को हमको फायदा क्या मिला, पहला फायदा मिला विद्युत क्षेत्र के अगर हम किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दें, स्पर्श रेखा खींच दें तो वो स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो एक तो हम लोग इससे दिशा का पता कर सकते हैं विद्युत क्षेत्र का, ये पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे ध्यान देते हैं हम लोग, देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत यानी कि 90 डिग्री पे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण को प्रदर्शित करती है। इसका क्या मतलब है समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे कोई एक जगह है, इस जगह से या इसके एकांक क्षेत्रफल से कुछ विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, इस साइड में जा रही हैं। तो किसी भी तल के एकांक क्षेत्रफल से, कितना क्षेत्रफल से, एकांक यूनिट एरिया, एकांक क्षेत्रफल से लंबवत 90 डिग्री के कोण पे जितनी भी बल रेखाएं गुजरती हैं उन सभी की जो संख्या है वो बताता है कि उस जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना, उसका आंकिक मान बताता है। उसका क्या बताएगा, परिमाण। अगर हमें पता चल जाए कि किसी एकांक क्षेत्रफल से किसी जगह पे कितनी बल रेखाएं लंबवत गुजर रही हैं तो उस लंबवत बल रेखाओं की जो संख्या होती वो विद्युत क्षेत्र के परिमाण को प्रदर्शित करती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत आप ध्यान रखिएगा क्योंकि गॉस के प्रमेय में इस चीज़ों का यूज होगा। और देखिए विद्युत बल रेखाओं को हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखा भी कहते हैं। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे एक माइनस आवेश है और ये एक प्लस आवेश है।
यहाँ देखिए विद्युत बल रेखाओं की विशेषता होती है कि ये हमेशा ही धन से दूर जाते हैं और ऋण वाले आवेश कारण उसकी तरफ आते हैं। तो आप चित्र में देख सकते हैं ये धन आवेश है, इससे जितनी भी बल रेखाएं निकल रही सब दूर जा रही हैं, सभी बल रेखाएं दूर जा रही हैं। और ऋण आवेश के तरफ जो बल रेखाएं आ रही वो उसी आवेश की तरफ जा रही हैं ऋण आवेश के कारण। तो ये भी ध्यान रखना, विद्युत बल रेखाएं हमेशा धन आवेश से निकलती हैं, यानी धन आवेश से दूर जाती हैं। ये पॉइंट आप याद जरूर रखिएगा, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने में बहुत ही काम आएगा हमारे। याद क्या रखना है, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से दूर जाती हैं और ऋण आवेश के कारण उसी तरफ आती हैं, पास आती हैं। यह ध्यान देना, अगर धन आवेश है तो विद्युत बल रेखाएं दूर जाएंगी, तो विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, दूर की तरफ होगा। विद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन होगा वो दूर की तरफ। अगर ऋण आवेश है तो उसके कारण बल रेखाएं पास आएंगी, तो विद्युत क्षेत्र जो होगा वो भी ऋण आवेश की तरफ ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब विद्युत बल रेखाओं के बारे में भी जो आपने पढ़ा कि विद्युत बल रेखाएं होती हैं जो विद्युत क्षेत्र का सतत प्रदर्शन भी करती हैं और विद्युत क्षेत्र की दिशा का भी प्रदर्शन करती हैं। आखिर अब इन बल रेखाओं की विशेषता क्या है, इसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं, तो उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अब तो देखिए, पहला है, अभी भी मैंने आपको बताया, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। अभी आपने फिगर में भी देखा, यहाँ पे बल रेखाएं क्या हो रही हैं, धन से चल रही हैं और ऋण पे जाके समाप्त हो जा रही हैं। आप देख सकते हैं धन से चल के ऋण पे जाके समाप्त हो जा रहा है ये सब बल रेखा। तो पहला तो विशेषता इसका ये हो गया कि ये बल रेखाएं हमेशा धन से चल के ऋण पे समाप्त हो जाएंगी। लेकिन अब कुछ लोग सोचेंगे, कहेंगे अगर सर हमारे पास मान लो कोई पॉइंट चार्ज है प्लस चार्ज और आगे ऋण है ही नहीं, अगर ऋण है तब तो बल रेखाएं धन से चल के ऋण पे समाप्त, धन से चलेंगी और ऋण पे समाप्त हो जाएंगी। लेकिन अगर हमारे पास ऋण चार्ज हो ही ना, या सिर्फ माइनस चार्ज हो प्लस चार्ज हो ही ना, तब क्या होगा। तो देखिए इसका भी उपाय है, इसका भी उपाय है। आगे देखिए, एकल धन आवेश, अगर कोई सिंगल पॉजिटिव चार्ज हो तो उसके लिए विद्युत बल रेखाएं अनंत पर समाप्त होती हैं। इसमें देखो क्या होता है, अगर हमारे पास कोई प्लस चार्ज है तो इससे जो बल रेखाएं वो दूर की तरफ जाएंगी, तो ये दूर की तरफ जाती ही रहेंगी अनंत तक। जैसे यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं दिखाया गया है, इस पॉइंट चार्ज से जो प्लस वाला चार्ज है बल रेखाएं दूर की तरफ जा रही है, ये सब बल रेखाएं अनंत की तरफ ऐसे जाती रहेंगी, खत्म नहीं होंगी। और अगर ऋण आवेश है तो यहाँ देखिए सिंगल ऋण आवेश कारण दिखाया गया है। ऋण आवेश के कारण जो विद्युत बल रेखाएं हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो उस आवेश की तरफ ही आएंगी, अनंत से उस आवेश की तरफ आती हैं। एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि धन आवेश से विद्युत बल रेखाएं दूर की तरफ और ऋण आवेश कारण विद्युत बल रेखाएं उसी की तरफ आती हैं। तो अगला पॉइंट देखिए क्या दिया है, विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र होती हैं, अर्थात ये बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पे समाप्त हो जाती हैं, लेकिन दोबारा ऋण से लौट के धन पे वापस नहीं आती। देखिए बंद वक्र हम लोग कब बोलते हैं, खुला वक्र कब बोलते हैं। अगर इस पॉइंट चार्ज से, ये जो प्लस वाला चार्ज है, इससे जो भी बल रेखा जा रहा है, मान लो ये माइनस पे गया और फिर माइनस से लौट के चला है वापस प्लस पे, तो ये जहाँ से चला था अगर लौट के वापस आ जाता
तो हम लोग बोलते हैं कि ये बंद चार्ज, ये जो इसकी विद्युत बल रेखा है वो बंद वक्र प्रदर्शित कर रही हैं, क्योंकि वापस लौट के आ जा रहा है तो क्लोज। लेकिन ऐसा होता नहीं है, एक बार प्लस से माइनस पे चली गई, दोबारा ये लौट के वहाँ से आती नहीं है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये बल रेखाएं खुला वक्र होती हैं, बंद वक्र नहीं। जबकि जो आपका चुंबकीय बल रेखा होता है वो बंद वक्र होता है, आपको आगे चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र होती हैं। अगला पॉइंट देखिए, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। अभी हमने आपको बताया, अगर हमारे पास कोई विद्युत बल रेखा है तो उसके हम किसी भी बिंदु पे अगर कोई स्पर्श रेखा खींच दें तो वो स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं चित्र में, यहाँ पे हमारे पास दो बल रेखा है 1 और 2, और यहाँ इस पॉइंट पर ये जो E1 है वो एक स्पर्श रेखा, तो वो दिखा रहा है विद्युत क्षेत्र की दिशा को, और E2 भी क्या दिखा रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसमें देखिए क्या दिया गया है, क्या है, दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि ऐसा होगा तब कटान बिंदु पर खींची जा सकने वाली दो स्पर्श रेखाएं उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है। इसका क्या मतलब है? इसका देखिए क्या कहने का मतलब है कि दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। वजह क्या है इसका? आप लोगों को पता है कि विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। अगर कोई विद्युत क्षेत्र की दो बल रेखाएं आपस में ही काटने लगी तो उस जगह पे, उस स्थान पर जहाँ पे दोनों बल रेखाएं काट रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो दिशाएं प्राप्त हो जाएंगी, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है, असंभव है। क्यों असंभव है? आवेश जब आपका कोई चार्ज एक है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा किसी एक पॉइंट पे वो भी एक ही होगा, दो नहीं हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, ये चीज़ असंभव है, कभी भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या है। अगला पॉइंट दिया है, विद्युत बल रेखाएं किसी चालक के पृष्ठ से अभिलंबवत उत्पन्न होती हैं और अभिलंबवत ही समाप्त होती हैं। ये भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये, इससे तो क्वेश्चन आपका IIT JEE नीट तक में बनता है, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, इस पॉइंट में आपसे कहा जा रहा है कि जो ये विद्युत बल रेखाएं होती हैं, अगर हमारे पास कोई चालक वस्तु है तो हमेशा ये चालक वस्तु के सतह के लंबवत ही अंदर भी प्रवेश करेंगी और सतह के लंबवत ही बाहर भी निकलेंगी। यानी सतह से हमेशा वो 90 डिग्री पे या तो अंदर जाएंगी या तो उस 90 डिग्री पे ही बाहर निकलेंगी। ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट विशेषता है आपका। अगला पॉइंट है, विद्युत बल रेखाएं किसी चालक से होकर नहीं गुजरती हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि विद्युत बल रेखा चालक के सतह पे लंबवत जाएगा भी और लंबवत बाहर भी आएगा, लेकिन अंदर से नहीं गुजरेगा। विद्युत बल रेखाओं को कभी हम लोग चालक के अंदर नहीं दिखा सकते हैं। इसका एक मतलब और भी है, अगर चालक के अंदर विद्युत बल रेखा नहीं तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा, क्योंकि विद्युत बल रेखा ही तो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो अगर चालक के अंदर विद्युत बल रेखा नहीं जा सकता तो इसका मतलब इसके अंदर विद्युत क्षेत्र भी 0 होता है। और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि किसी चालक के अंदर कितना विद्युत क्षेत्र होता है। तो बच्चों ये हमेशा याद रखना, किसी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र हमेशा 0 होता है। लेकिन ध्यान देना, हम बात किसकी कर रहे हैं,
चालक की बात कर रहे हैं, अचालक की नहीं। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होगा, शून्य होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये आपका। अगला पॉइंट, किसी स्थान पर विद्युत बल रेखाओं का पृष्ठ घनत्व, अर्थात विद्युत बल रेखाओं के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली विद्युत रेखाओं की संख्या उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। अभी मैंने आपको बताया कि किसी पृष्ठ से जो लंबवत जितनी बल रेखाएं निकलती हैं, जो बल रेखाएं लंबवत निकलती हैं, वो बल रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण को, यानी कि विद्युत क्षेत्र कितना लग रहा, कितना है वहां पे, उसके परिमाण को प्रदर्शित करती हैं। यहाँ फिगर में देख सकते हैं। और एक चीज, अब ऐसा है तो नहीं कि जब भी हम किसी पृष्ठ को किसी विद्युत क्षेत्र में रखें तो जो बल रेखाएं हों वो हमेशा लंबवत ही जाएं, ऐसा संभव तो है नहीं। तो जब कभी बल रेखाएं किसी पृष्ठ से लंबवत ना हो तो हम लोग उसका घटक ले लेते हैं, वेक्टर वियोजन कर देते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं, दिखाया गया इसका डायरेक्शन क्या, सतह से 90 डिग्री पे नहीं है, तिरछा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका वेक्टर वियोजन कर देते हैं। आगे भी आप लोग इसको गॉस के चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। यहाँ देखिए, आप लोग फिगर में देख सकते हैं, ये पृष्ठ है, यहाँ पे जितनी बल रेखाएं इस पृष्ठ पे आ रही हैं चालक पे अंदर, वो या तो लंबवत आ रही हैं 90 डिग्री पे, या तो लंबवत बाहर निकल रही हैं। बाहर ये चाहे जैसे हो, लेकिन निकलते टाइम आप देखिए लंबवत ही हैं। चालक के सतह के लंबवत ये अंदर भी जा रहा है और लंबवत ये निकल भी रहा है। और चालक के अंदर हम कभी भी किसी बल रेखा को नहीं दिखाते, जब भी दिखाते चालक के बाहर, क्योंकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्युत बल रेखाएं किसी खींची हुई लचकदार डोरी की भांति लंबाई में सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती हैं। इसी कारण विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे दो चार्ज हैं, एक प्लस एक माइनस। अब प्लस चार्ज के कारण बल रेखाएं कहाँ जाएंगी, दूर की तरफ, और माइनस पे जाके ख़त्म। तो यहाँ देखिए जो बल रेखाएं जा रही प्लस से माइनस पे, प्लस से माइनस पे, ये सब बल रेखाएं हमेशा लंबाई में सिकुड़ने की कोशिश करती, सोचती हैं हम सिकुड़ के छोटे एकदम सीधे हो जाएं। और जब ये सिकुड़ने की कोशिश करेंगी, जाहिर सी बात है ये दोनों आवेश क्या होगा, खींच के एक दूसरे के तरफ आएगा। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स। तो इसीलिए इनमें क्या होता है, अट्रैक्शन। सेम ऐसे ही अगर आवेश विपरीत हो तो आपको पता कि दो बल रेखाएं कभी भी काटना नहीं चाहती हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए लिखा है, विद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंब दिशा में एक दूसरे से हटने की प्रवृत्ति रखते हैं। यहाँ देखिए ये भी बल रेखा है, ये भी बल रेखा, ये भी बल रेखा, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, अपने लंबाई की लंब दिशा से हटने दिशा में एक दूसरे से हटने की कोशिश कर रहे हैं। ये चालक हम इधर भाग जाएं, ये वाला चालक हम इधर भाग जाएं, ताकि इनकी बल रेखाएं फैल के फिर से हर दिशा में जा सकें। तो इसलिए यहाँ पे क्या लग रहा, प्रतिकर्षण। यहाँ पे क्या लगेगा आपका, प्रतिकर्षण बल। ऊपर क्या लग रहा था, आकर्षण बल। अगला देखिए पॉइंट, इसमें देखिए क्या होता है कि जहाँ पर क्षेत्र रेखाएं सघन होती हैं, सघन का मतलब बहुत ही पास पास, बहुत ज़्यादा संख्या में होती हैं, वहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होता है उसकी तीव्रता भी अधिक होती है, मतलब विद्युत क्षेत्र का मान वहाँ सबसे ज़्यादा होगा, परिमाण उसका। और जिस जगह पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कम होती हैं वहाँ पे परिमाण भी क्या होता है, बहुत ही कम होता है।
और अगर किसी स्थान पर सभी क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर हों, परस्पर एक दूसरे के समांतर हों और समदूरस्थ हों, मतलब उनके बीच की दूरी क्या हो, बराबर बराबर हो, तो ऐसे जगहों पे जो विद्युत क्षेत्र होता है वो एक समान होता है, एक समान। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जैसे मान लो यहाँ पे हमने दिखाया, यहाँ पे क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर और समदूरस्थ हैं, तो यहाँ पे अगर किसी पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की वैल्यू 5 है तो इस पूरे एरिया में हर जगह वैल्यू इसका 5 ही होगा, अलग नहीं होगा, सेम होगा। लेकिन इस फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चार्ज हमारे पास प्लस क्यू, तो चार्ज क्या, क्यू कम है, तो यहाँ पे जो बल रेखाएं भी निकल रही वो कम है। यहाँ पे चार्ज क्या है, प्लस 2q, यानी चार्ज बढ़ गया तो बल रेखाएं भी अधिक हैं, और यहाँ पर भी चार्ज और बढ़ गया तो बल रेखाएं भी और ज़्यादा हो गई, यानी बल रेखाओं की डेंसिटी जितनी अधिक वहाँ पर आवेश भी उतना ज़्यादा ही होगा। इस पॉइंट को भी आप बहुत ही अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि इस पर भी IIT JEE में, नीट में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। यूपी बोर्ड में भी आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इससे, तो इसको आप थोड़ा अच्छे से तैयार कीजिए। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अभी हमने बताया कि विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा जो कि हम लोग बल रेखाओं से पता कर लेते हैं, और दूसरा होता है उसका परिमाण जो कि व्यक्त करता है आपका ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पे जितना भी बल लगता है उसका जो परिमाण होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ कोई एक आवेश प्लस क्यू और ये इसका विद्युत क्षेत्र है, और यहाँ पे इसके अंदर हमने रख दिया एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट। तो ये चार्ज इस आवेश के एकांक आवेश पर जितना भी फोर्स अप्लाई करेगा, जितना भी बल लगाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस परिभाषा से हम लोग क्या लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर लिख सकते हैं चार्ज पे लगने वाला बल वेक्टर F अपान क्यू नॉट। अब यहाँ ध्यान देना, इस यहाँ पे जो हम लोग चार्ज ले रहे हैं उस चार्ज को ले रहे हैं जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा, लग रहा है। यहाँ देखिए दो चार्ज होंगे, एक वो चार्ज जिसका ये विद्युत क्षेत्र है जिसको हम लोग बोलते हैं सोर्स चार्ज, स्रोत आवेश, और दूसरा वो चार्ज है परीक्षण आवेश या वो चार्ज जिस पे फोर्स लग रहा है। तो यहाँ फार्मूले में जो आपका चार्ज है वो कौन सा, जिस पे फोर्स लग रहा है, ना कि जो लगा रहा है, ये चीज़ ध्यान देना। और इसका SI मात्रक क्या होता है विद्युत क्षेत्र का, इसका होता है न्यूटन प्रति कूलाम। बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम। और बीमी सूत्र क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला। तो देखिए बच्चों इसका जो डायमेंशन फार्मूला होता है निकाल के मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए बल का बीमी सूत्र होता है mL(T⁻²) और Q का होता है A×T। A×T कैसे होता है Q का, वो भी दिखा दे रहा हूँ। आवेश बराबर या धारा I बराबर को फार्मूला याद होगा, I बराबर होता है Q/T, इसी से Q बराबर हो जाएगा I×T। तो I का एम्पियर हो जाएगा A और टाइम का हो जाएगा T, बीमी सूत्र। और बल का बीमी सूत्र mL²T⁻² कैसे होता है, तो ये आप लोगों को 11th में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था। ये सब मुझवानी आपको याद होना चाहिए, लेकिन अगर बच्चों को नहीं याद हो तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ एक बार कैसे आएगा ये। देखिए बल का जो सूत्र होता है F = होता है
m इंटू ए। अब m क्या, मास, तो मास का जो बीमी सूत्र होता है डायमेंशन फार्मूला कैपिटल M, और त्वरण जो होता है आपका उसके जो आप लिखते हैं वेग परिवर्तन डेल्टा v बटे समय अंतराल। तो वेग का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो क्या होता है, l t⁻⁻1 बटे टाइम का हो जाएगा t। अब जब ये t ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका m l t⁻⁻2। अब वेग का ये l t⁻⁻1, तो आपको पता होगा वेग तो बहुत छोटा सा है, वेग v बराबर फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा l और टाइम का t, तो इसका आ जाएगा l t⁻⁻1। तो इसका बीमी सूत्र कितना आ जाएगा आपका, हल करोगे जब इसको तो ये आ जाएगा आपका ये आ जाएगा आपका m l t⁻⁻3, ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर माइनस हो जाएगा, इंटू a⁻⁻1। ये हो जाएगा आपका बीमी सूत्र। अगला टॉपिक देखिए आपका है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ने वाले हैं अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट चार्ज हो, हमें कोई एक पॉइंट चार्ज दे दिया जाए, अब मैं पूछ लूँ आपसे, जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q, कैपिटल Q। मैं पूछ लूँ इस चार्ज से r दूरी पर कोई एक पॉइंट P, इस पॉइंट P पर इस आवेश का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उसका परिमाण कितना होगा। तो उसको कैसे आप पता करेंगे, देखिए वही हम लोग पढ़ने वाले इस हेडिंग के अंदर। हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पर एक चार्ज लेके आ जाएंगे, एक कोई चार्ज लेके आ गए Q, तो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो ये चार्ज इस पे अपने से दूर की तरफ, क्योंकि धन धन में प्रतिकर्षण होता है, तो इस साइड में एक फोर्स अप्लाई करेगा। कितना होगा वह फोर्स, तो वो फोर्स होगा F = 1/4 πε0 कैपिटल Q स्मॉल q बटे r², ये होगा। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिफिनीशन होता है E बराबर होता है F/Q। कौन सा Q, जिस Q पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, लग रहा है, तो फोर्स इस पे लग रहा है तो हम लोग यहाँ पे Q लिख देंगे। अब अगर यहाँ पे आप मान रखो F का, तो F का मान कितना, 1/4 πε0। ε0 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग मान रहे हैं कि इसके बीच में एयर है, मीडियम में क्या है, यहाँ पे एयर है। फिर यहाँ जो कैपिटल Q स्मॉल q बटे r² अपान Q, तो Q से Q कट जाएगा, तो E बराबर आपका कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 1/4 πε0 Q बटे r²। ये आपका है पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करने का फार्मूला, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चित्र से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक हमने क्या माना है, पॉइंट चार्ज Q, इससे r दूरी पर एक चार्ज रखा गया Q, जिस पे बल लग रहा है वेक्टर F इस डायरेक्शन में, रेड से दिखाया गया डायरेक्शन आपको, O से P की डायरेक्शन में। तो अगर हम पूछें इस पॉइंट चार्ज पे, इस पॉइंट चार्ज Q पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो फोर्स कितना होगा, F = 1/4 πε0 कैपिटल Q स्मॉल q बटे r², ये इस पे लगने वाला फोर्स होगा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनीशन जो होता है, उस डिफिनीशन से हम लोग लिख सकते हैं E = वेक्टर F/Q वेक्टर फॉर्म में। मैग्नीट्यूड में अगर लिखना चाहेंगे तो सीधे लिख सकते हैं E = F/Q मैग्नीट्यूड फॉर्म में। अब जब आप यहाँ पे F का वैल्यू पुट करेंगे तो Q से Q तो कट जाएगा, बचेगा आपका सिर्फ कैपिटल Q। तो यही देखिए आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक बिंदु आवेश के कारण।
बिंदु आवेश के कारण जो आपका विद्युत क्षेत्र होगा उसकी वैल्यू होगी 1/4πε0 कैपिटल Q अपान आर स्क्वायर। आर कैप क्यों लगा दी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ फार्मूला वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ, तो हम लोग डायरेक्शन दिखाने के लिए यहाँ आर कैप लगा दिए हैं, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। और ये किस दिशा में है, धन से दूर की ओर, या जिस दिशा में बल लग रहा है इधर, तो इधर विद्युत क्षेत्र होगा आपका। तो अभी तक आप लोगों ने जितना टॉपिक पढ़ा है, अब उस टॉपिक से संबंधित हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये पहला क्वेश्चन दिया है, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक होता है। तो विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक कितना होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2.99 गुणे 10⁹ ये टाइपिंग में मिसप्रिंट हो गया है, या इसको बुकों में लिखा होता है आपका 3 गुणे 10⁹। अब देखिए ESU मात्रक क्या होता है बच्चों, तो ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्थिर विद्युत की मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। पहला ऑप्शन दिया आपका संरक्षी, दूसरा दिया कहीं संरक्षी तथा कहीं असंरक्षी, बी दिया ऑप्शन असंरक्षी, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो संरक्षी होता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संरक्षी। अब संरक्षी किसको बोलते हैं? देखिए क्योंकि इस विद्युत क्षेत्र में बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, वो पथ पे निर्भर नहीं करता है। संरक्षी हम लोग हमेशा उस चीज़ को बोलते हैं जहाँ पे बल जो वो पथ पे निर्भर ना करे, बल या कार्य। तो यहाँ भी होता, देखिए जो स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है, या उसमें जो बल लगता है वो पथ पे निर्भर नहीं करता। तो ये कैसा कंजर्वेटिव है। एक चीज़ और, जो भी प्रश्न आप यहाँ देख रहे हैं, पहले आप प्रश्न को पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर क्या हो सकता है अपने मन में सोचिए, फिर आप वीडियो चालू कीजिए, देखिए कि क्या आपका बताया गया आंसर सही है या गलत। इससे आपको एक प्रैक्टिस भी होता जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि +1 माइक्रोकूलम तथा +5 माइक्रोकूलम के 2 आवेशित कण 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हों तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा? तो पहले आपको मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप लोग एक बार सोचिए, तब मैं बताता हूं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारे पास 1 माइक्रोकूलम का एक आवेश है, दूसरा आवेश हमारे पास है 5 माइक्रोकूलम का, और जिसके बीच का डिस्टेंस दिया है 10 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है इन पर लगने वाले बल का अनुपात क्या होगा। कहने का मतलब है Q2 के कारण Q1 पे जो बल लग रहा है, यानी कि F12, और चार्ज Q2 पर Q1 के कारण जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, यानी कि फोर्स F21, इन दोनों का रेशियो क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आपको याद होगा न्यूटन्स का 3rd लॉ, तीसरा नियम,
हम किसी वस्तु पे जितना भी बल लगाएंगे वो वस्तु भी हम पर उतना ही बल लगाता है। तो अगर चार्ज Q1 Q2 पे बल लगाएगा F, मान लेते हैं अमाउंट तो पता नहीं, मान लेते F बल लगा रहा है, तो Q2 भी तो Q1 पर F बल ही लगाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, इन दोनों का रेशियो कट के आ जाएगा 1। तो आंसर आपका होगा 1:1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन से रगड़ने पर पाया गया कि उस पर -80 माइक्रोकूलाम का आवेश आ गया है। हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन से रगड़ रहे हैं। तो कह रहा है उस पर, किस पर, पॉलीथीन पर, पॉलीथीन पर -80 माइक्रोकूलाम का आवेश आ गया है। तो निम्न में से सही कथन कौन से हैं। ऑप्शन ए दिया है, ऊन पर +80 कूलाम आवेश होगा। तो ध्यान देना, क्वेश्चन क्या था, पॉलीथीन के टुकड़े को हम लोग ऊन से रगड़ें तो पॉलीथीन पे कितना आवेश आया, -80 माइक्रोकूलाम का। पॉलीथीन पे जो आशा है -80 माइक्रोकूलाम का। तो आपको पता है घर्षण द्वारा जब हम लोग किसी वस्तु को आवेश देते हैं तो दोनों पे आवेश की मात्रा समान होता है, बस अंतर होता है, एक पे प्लस में दूसरे पे उतना ही माइनस में होता है। तो ये सही है पहला ऑप्शन। अगर पॉलीथीन पे -80 माइक्रोकूलाम है तो ऊन पर +80 माइक्रोकूलाम होगा। दूसरा पॉइंट दिया है, 5 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन से ऊन में स्थानांतरित हो गए हैं। तो देखिए 80 माइक्रोकूलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, आप लोग ये ज्ञात कर सकते हैं। n बराबर फार्मूला होता है Q/, ये Q बराबर फार्मूला आपका होता है Q बराबर फार्मूला n × E। इससे जब आप पता करेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या n, तो ये हल करने पे आएगा आपको 5 × 10⁻12, यानी कि 5 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन निकले हैं वस्तु से। लेकिन अब ये गए किस में, ये ध्यान देना है हम लोगों ने कि देखिए क्या ध्यान यहाँ पे लिखा है, पॉलीथीन पे जो आवेश है वो नेगेटिव है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉलीथीन पे आया है। और जबकि इस ऑप्शन 2 में क्या लिखा है कि इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन से ऊन में स्थानांतरित हो गए, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। क्योंकि अगर आपके इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन से ऊन में गए होते हैं तो जो ऋण आवेश है वो ऊन पे आता, ना कि पॉलीथीन पे। तो ये गलत है। अगला ऑप्शन दिया इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन में स्थानांतरित, तो एकदम बिल्कुल सही है। फिर अगला दिया कुछ निश्चित द्रव्यमान ऊन से पॉलीथीन में स्थानांतरित हो गए हैं। तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि पॉलीथीन नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब पॉलीथीन पे इलेक्ट्रॉन आया है। और जब पॉलीथीन पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो जाहिर सी बात अपने साथ साथ कुछ वजन भी तो लाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अपना भी तो मास होता है। तो ये भी सही है कि कुछ निश्चित द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के कारण ऊन से पॉलीथीन में स्थानांतरित हो गया। तो इसमें 3 ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन ए, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको, कूलाम बल है। तो पहले 5 सेकंड आप लोग इसका आंसर सोचिए, अगर पता हो तो कमेंट कीजिए। देखिए कूलाम बल है, ऑप्शन ने क्या दिया, केंद्रीय बल। तो हम लोग केंद्रीय बल किसको बोलते हैं, जब किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच लगने वाला फोर्स उनको मिलाने वाली रेखा के डायरेक्शन में लगता है, के अंदिश लगता है। तो ऐसे बल को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल। तो विद्युत बल हमारा क्या है, ये कूलाम बल क्या हमारा केंद्रीय बल है। तो ये तो सही ऑप्शन है, केंद्रीय बल है। फिर दिया विद्युत बल, तो ये भी सही है, क्योंकि आवेशों के बीच में लगता है तो विद्युत बल भी है। यानी कि हमारा जो है पहला और दोनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे हमको एक अलग से ऑप्शन दिया ए और बी, यानी हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी।
क्योंकि हमको यहाँ पे कंबाइन दोनों दे दिया है, ए और बी। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में कौन असत्य है? पहला ऑप्शन दिया है विद्युत क्षेत्र सदैव संरक्षित रहता है। तो यहाँ बच्चों ध्यान देना, विद्युत क्षेत्र जो होता है वो सदैव संरक्षित नहीं होता है। अगर विद्युत क्षेत्र एक स्थिर आवेश से उत्पन्न हुआ हो, ऐसा कोई आवेश जो स्थिर है, रुका है, स्थिर है, तो ऐसे में जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो आपका होता है कंजर्वेटिव, संरक्षित। लेकिन अगर वही आवेश गतिमान हो जाए, त्वरित हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में आपका विद्युत क्षेत्र संरक्षित सदैव नहीं रहेगा। तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत है, विद्युत क्षेत्र सदैव संरक्षित नहीं रह सकता है। वो डिपेंड करता है आवेश कैसा, स्थिर है कि गतिमान है, क्या है। दूसरा दिया है परिवर्तनीय चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र असंरक्षित रहता। तो ये तो सही है। हमसे पूछा ही क्या क्वेश्चन में, हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा ही यही है कि कौन सा कथन असत्य है। तो ये वाला कथन क्या है आपका, ए वाला असत्य है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ए वाला, क्योंकि ए वाला कथन असत्य है। अगला ये कथन तो सत्य है, बी वाला। सी दिया है स्थिर विद्युत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र संरक्षित रहता। तो ये भी सत्य है। डी दिया है विद्युत बल रेखाएं सदैव बंद वक्र बनाती हैं। तो बच्चों ये कथन क्या है आपका, असत्य। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने आपको बताया है कि किसी भी प्लस आवेश से जो बल रेखाएं जाती हैं, प्लस से जाके माइनस पे खत्म हो जाती हैं और दोबारा माइनस से लौट के वापस नहीं आती हैं। तो इनका जो वक्र होता है वो खुला होता है। इनका वक्र कैसा होता है, खुला। अगर ये फिर से माइनस से लौट के आता प्लस पे तो हम लोग बोलते हैं बंद, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये गलत लिखा गया यहाँ पे, विद्युत बल रेखाएं सदैव बंद वक्र बनाती, तो ये गलत है। तो आपका असत्य कथन ऑप्शन ए है और ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न दिया है आपको, एक स्टेट कूलाम कितने के बराबर होता है? तो इसका सही जवाब है बच्चों ऑप्शन ए, एक स्टेट कूलाम 3 × 10⁹ कूलाम के बराबर होता है। अगला प्रश्न दिया है किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी के हो सकता है। इसको हम लोग के से दिखाते हैं या एप्सिलॉन आर से भी नोट करते हैं। तो इसका मान किसी विद्युत रोधी माध्यम के लिए क्या हो सकता है? तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो के का मान होता है वो वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए, वैक्यूम के लिए के का मान 1 होता, सबसे कम होता है और 1 से कम के का मान कभी हो नहीं सकता है। और किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए, परावैद्युत पदार्थ के लिए जो के का मान होता है वो होता है 1 से इनफाइनाइट के बीच में, कुछ भी हो सकता है, +1 से इनफाइनाइट के बीच में। और धातु के लिए होता है इनफाइनाइट, धातु के लिए इनफाइनाइट होता है। तो इसमें क्या दिया, क्या 0.7 हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये वैल्यू जो हो 1 से कम है। 0 ये भी नहीं हो सकता क्योंकि वो ये भी 1 से कम है। -3 भी 1 से कम है। तो आपका सही जवाब क्या, +6, क्योंकि 1 से ज़्यादा किसी पदार्थ का हो सकता है। अगला दिया वायु का परावैद्युतांक। तो अभी भी हमने बताया वायु का परावैद्युतांक कितना होता है, +1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है किसी कुचालक के लिए परावैद्युतांक के नहीं हो सकता है। तो क्या किसी कुचालक के लिए 2 नहीं हो सकता है? बिल्कुल गलत, हो सकता है 2। 50 भी हो, क्योंकि हमें पता है कि 1 और इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो 1 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। क्या इनफाइनाइट हो सकता है? नहीं, क्योंकि धातुओं के लिए इनफाइनाइट होता है, किसी कुचालक के लिए नहीं।
तो आपका जवाब है ऑप्शन डी। कुचालक के लिए पर्वतांक जो के वो इनफाइनाइट नहीं हो सकता, क्योंकि इनफाइनाइट केवल धातुओं के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों को वायु के स्थान पर कैरोसिन तेल यानी कि मिट्टी के तेल में रख दें तो उन बिंदु आवेशों के बीच बल, 4 ऑप्शन दिया है। पहला बोल रहा घटेगा, बढ़ेगा, तीसरा दिया समान रहेगा या शून्य हो जाएगा। तो देखिए, अगर हमारे पास कोई चार्ज है Q1 और Q2 और उनके बीच में हम कोई मीडियम रख दें तो हमें पता है कि ये मीडियम क्या करेगा, इसके विद्युत क्षेत्र का विरोध करेगा या इनके बीच लगने वाले बल को हमेशा कम कर देगा, रोकेगा। तो यहाँ आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए घटेगा। अगर हम लोग किन्हीं भी दो आवेशों के बीच में कोई भी मीडियम रख दें तो हमेशा उनके बीच लगने वाला बल घटेगा ही। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास अगले दिन।